सो एवरीवन, शुरू करते हैं, देखते हैं पहला सवाल। सबसे पहला सवाल कहता है, अ डिटर्मिनेंट इज चोजन एट रैंडम फ्रॉम द सेट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 विद एलिमेंट्स 0 या 1 ओनली एंड द प्रोबेबिलिटी दैट द डिटर्मिनेंट चोजन इज नॉन जीरो इज व्हाट। अब एक 2x2 डिटर्मिनेंट है, इसके अंदर 4 एंट्रीज हैं। फैक्ट है कि ये चारों की चारों एंट्रीज इस सेट से आ रही हैं, मतलब A या तो 0 हो सकता है या 1, B या तो 0 या 1, C या तो 0 या 1, D या तो 0 या 1। उसके अलावा ये डिटर्मिनेंट और कोई वैल्यू, डिटर्मिनेंट की एंट्रीज कोई और वैल्यू नहीं ले सकती। यानी कि A के पास 2 चॉइसेस हैं, B के पास 2, C के पास 2, D के पास 2। तो ऐसे कितने टोटल डिटर्मिनेंट्स हैं ऑफ ऑर्डर 2x2 जिनमें एंट्रीज 0 या 1 में से ही बैठी हुई हैं? वो है 2 × 2 × 2 × 2 दैट इज 2 to the power 4 which is 16. So total number of 2x2 determinants, total number of 2x2 determinants with entries as 0 or 1 is 2 to the power 4 which is 16. उसमें से कितने नॉन जीरो डिटर्मिनेंट्स होंगे? अब अगर एक डिटर्मिनेंट है जिनकी चारों एंट्रीज 2x2 डिटर्मिनेंट है जिसकी चारों एंट्रीज 0 या 1 का ही कॉम्बो है, तो फिर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 1 या -1। अगर मैं चाहती हूँ डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आए, मतलब डिटर्मिनेंट या तो 1 आए या -1 आए, 0 ना आए, तो ऐसे कितने डिटर्मिनेंट्स हैं 2x2 के जिनमें एंट्री 0 या 1 में से बैठी हुई हैं सच दैट उनकी वैल्यू 1 या -1 आती है? अब डिटर्मिनेंट की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? AD माइनस BC, इस वाले डिटर्मिनेंट की। तो मैं चाहती हूँ AD माइनस BC या तो 1 आए या -1 आए। ऐसे कितने डिटर्मिनेंट्स पॉसिबल हैं? दोज विल बी माई फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो AD माइनस BC 1 कब आ सकता है? ठीक है, जहां पर ABCD को सिर्फ 0 या 1 में से वैल्यू लेना अलाउड है। AD माइनस BC 1 कब आ सकता है? जब AD 1 हो और BC 0, तब 1 - 0 gives you 1। अब AD 1 सिर्फ एक ही कंडीशन है, A को भी 1 होना पड़े और D को भी 1, क्योंकि A B C D चारों सिर्फ 0 या 1 में से ही वैल्यूज ले सकते हैं। और BC के 0 आने की पर 3 संभावनाएं हैं, जब B 0 हो और C 1 हो, B 1 हो, C 0 हो, या B 0 हो, C 0। यानी कि अगर आप A को रखें 1, B को 0, C को 1, D को 1, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी नॉन जीरो विच इज 1। A को रखें 1, D को 1, B को 1, C को 0, तब डिटर्मिनेंट आएगा जिसकी वैल्यू होगी 1, नॉन जीरो। A को 1, D को 1, B को 0, C को 0, तब जो बनेगा डिटर्मिनेंट ABCD वो उसकी वैल्यू आएगी 1 विच इज नॉन जीरो। तो यहाँ से मुझे 3 डिटर्मिनेंट्स मिल गए ऑफ ऑर्डर 2x2 सच दैट उनकी सारी एंट्री 0 या 1 में से कोई है एंड देयर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 विच इज नॉन जीरो। देखते हैं कितने ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जिनकी वैल्यू आएगी -1। -1 आने के लिए क्या चाहिए? AD हो 0 एंड BC हो 1। तो 0 - 1 gives you -1। तो BC के 1 होने के लिए तो एक ही पॉसिबिलिटी है, जब B को भी B भी 1 हो जाए और C भी 1 हो जाए। पर AD के 0 होने की फिर से 3 पॉसिबिलिटीज हैं, जब A 0 D 1 या फिर A 1 D 0 या फिर A 0 D 0। तो अगर आप A को 0, D को 1, B को 1, C को 1 लेंगे, तब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी -1 विच इज नॉन जीरो। A को 1 लेंगे, D को 0, B को 1, C को 1, तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज -1 नॉन जीरो। A को 0, D को 0, B को 1, C को 1, तब डिटर्मिनेंट की वैल्यू -1 विच इज नॉन जीरो। तो यहाँ से मुझे 3 फिर से डिटर्मिनेंट्स मिल गए ऑफ ऑर्डर 2x2 जिनमें एंट्रीज 0 और 1 में से बैठी हुई हैं एंड उनका डिटर्मिनेंट की वैल्यू इज -1। यानी कि आउट ऑफ 16 सच डिटर्मिनेंट्स 6 डिटर्मिनेंट्स होंगे जिनकी वैल्यू 1 या -1 होगी या नॉन जीरो होगी। उसके अलावा बाकी सारे 10 डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू 0 होगी। तो फेवरेबल कितने हुए? 6। टोटल कितने हैं? 16। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 6/16 विच इज 3/8 एंड सो B इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप you've got the intuition, क्या लग रहा है कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में? आई होप you've got it and so 3/8 is the answer. A letter is taken at random from the letters of the word statistics and another letter is taken at random from the letters of the word assistant. The probability that they are same letters. दोनों words को ध्यान से देखें तो same letters कौन से दिख रहे हैं आपको? TASI है ना? same letters कौन से दिख रहे हैं? TASI. So probability of getting T देखते हैं सबसे पहले। स्टैटिस्टिक्स में से T आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1, 2, 3
एंड टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 3/10। और यहां से टी आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 टी है यहाँ पे, ओवरऑल कितने हैं लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 2/9, सो यू गेट 6/90। 6/90 इज द प्रोबेबिलिटी कि जो कॉमन लेटर आए दोनों वर्ड्स में से वो टी आ जाए। गेटिंग ए, there is only one A here, so 1/10, and here there are 1 2 2 A's, so 2/9, so this gives you 2/90। देखते हैं कि S आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। S यहाँ पे कितने S हैं 1 2 3, so 3/10, और यहाँ पे 1 2 3 again 3, so 3/9, so this is 9/90। and probability of getting I, कितने आईज हैं यहाँ पे 1 2, yes, so 2/10, और यहाँ पे कितने आईज हैं just 1, so 1/9, this is 2/90। so what is the probability of getting a common letter, या तो common letter आ जाए T, या तो आ जाए A, या फिर आ जाए S, या फिर आ जाए I। When I'm saying either the common letter is T or A or S or I, right? तो ये सब क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, राइट? तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ माय फाइनल इवेंट इज T यूनियन A यूनियन S यूनियन I, इसकी प्रोबेबिलिटी या तो ये आए या तो ये आए या तो ये आए या तो ये आए, जो कि ब्रेक डाउन होकर क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आई, राइट? एंड सो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। 6 and 2 is 8, 8 and 9 is 17, and 2 is 19, so 19/90 is your probability, and that is your very solution. ठीक, is it understood? 6 distinct numbers are selected from first 150 natural numbers. The probability that the 6 numbers are both divisible by 3 and 5. अब सबसे पहले तो 150 natural numbers में से 6 numbers choose करने हैं, तो वो हो सकता है 150 C6 तरीकों से। These are the total number of ways of choosing 6 numbers from 150 natural numbers. मैं चाहती हूँ सारे 6 नंबर्स 3 और 5 दोनों से डिविजिबल हो जाए। कोई नंबर 3 और 5 दोनों से डिविजिबल तब होगा जब वो 15 से डिविजिबल होगा। तो 1 से लेके 150 तक कितने नंबर्स हैं जो 15 से डिविजिबल होंगे, यानी कि वो होंगे 15, 30, 45, 60 एंड सो ऑन, से लेके 150 तक। ये मिलेंगे आपको 10 नंबर्स। 10 नंबर्स ऐसे होंगे आउट ऑफ 1 से लेके 150 नंबर्स जो कि 15 से डिविजिबल होंगे एंड हेंस 3 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे। तो फेवरेबल क्या है मेरे आउटकम्स, कि उन 10 में से मैं 6 को चूज करूं, है ना? उन 10 में से कोई भी 6 जो मैं चूज करूंगी वो मेरे फेवरेबल सिलेक्शंस होंगे, एंड दीज आर माय टोटल सिलेक्शंस ऑफ 6 नंबर्स फ्रॉम 150 नंबर्स। सो दिस इज योर required probability, which is not this, not this, not this, and hence this is your correct answer. A natural number x is chosen at random from the first 100 natural numbers. मतलब total numbers available are 100, so my denominator as the total number of entries in the sample space is 100. The probability that this is less than 0. Okay, so ऐसे कितने natural numbers हैं x की जगह जो मैं रख सकती हूँ जिसके लिए ये quantity less than 0 आए? Those are my favorable inputs. तो x minus 20 into x minus 40 upon x minus 30, ये मुझे less than 0 चाहिए, तो convenience के लिए मैं क्या करती हूँ, x minus 30 से multiply divide कर देती हूँ। उससे क्या मदद होगी, अब मुझे ये less than 0 चाहिए, right? This quantity is always positive. तो something upon positive is less than 0 only when the numerator is less than 0. तो अब मुझे वो x चाहिए जिसके लिए x minus 20 into x minus 40 into x minus 30 is less than 0. यानी कि मैं नंबर लाइन में देखूं, so this is 20, 30, 40. 10 लेंगे आप, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, so this is negative, then positive, then negative, then positive. मुझे चाहिए नेगेटिव, so it is here, here, that means x is greater than equal to 1, less than 20, and x is greater than 30, less than 40.
यानी कि x क्या क्या ले सकता है 1 2 3 अप टिल 19 और फिर ले सकता है 31 32 अप टिल 39 और ये हैं 28 नेचुरल नंबर्स। आप काउंट कर सकते हैं 1 से 19 तक और 31 से 39 तक, ये सब नंबर्स आप काउंट करेंगे तो 28 वैल्यूज आएंगी। ओवरऑल 100 थी तो 100 में से 28 फेवरेबल हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ये क्वांटिटी लेस देन 0 आए 28 अपॉन 100 विच गिव्स यू 14 अपॉन 50 और 7 अपॉन 25 and therefore D happens to be the correct option. If A, B and C are 3 events such that probability of B is this and this is also given, this is also given, मुझे B intersection C की probability find करनी है। Okay, so what I will do is indirect तरीके से B intersection C की probability find करना सीखते हैं। B intersection C dash की probability find करेंगे पहले। इसको मैं लिख सकती हूँ probability of universal set intersection B intersection C dash। सेट थ्योरी तो आती है। इसको मैं लिख सकती हूँ कि दिस इज A यूनियन A डैश बिकॉज A यूनियन A डैश इज यूनिवर्सल सेट, इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश, ये हो जाएगा A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश यूनियन A डैश इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C डैश। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3, इसकी भी 1/3, सो दिस इज 2/3। अब मुझे पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C डैश इज प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C। So probability of B intersection C happens to be probability of B which is 3/4 minus probability of B intersection C dash which is 2/3. This is 12 and so you get 1/12 as the probability of B intersection C. Okay, so this was indirect तरीके से B intersection C की probability निकालना। If A and B are two events such that A की probability half है, B की 2/3 है, तो मुझे इन चारों में से बताना है कौन से options correct है। Okay, let me bring before you this beautiful fact about A union B. Probability of A union B is always less than, or I should say greater than equal to maximum of probability of A and probability of B. Remember this very, very nicely. So probability of A union B is greater than equal to maximum of 1/2 and 2/3 which is obviously 2/3. So yes, this is correct. ठीक, इसके बाद मुझे पता है probability of A intersection B is probability of A plus probability of B minus probability of A union B. मुझे पता है probability of any event is less than equal to 1. So probability of A union B is less than equal to 1. So minus of probability of A union B is greater than equal to -1. So this is greater than equal to -1. Probability of A क्या है 1/2. Probability of B is 2/3. What is this? 6. 3 plus 4 minus 6 which is 1/6. So probability of A intersection B is greater than equal to 1/6. Right? इसके बाद पता होना चाहिए कि probability of A intersection B is less than equal to minimum of probability of A and probability of B, which is minimum of 1/2 and 2/3 which is 1/2. So probability of A intersection B is less than equal to 1/2 and so this is also correct. Fine. Then you have probability of A intersection B dash. ये होगा probability of A minus probability of A intersection B. Right? अब देखो probability of A intersection B is greater than equal to 1/6. So minus of probability of A intersection B is less than equal to -1/6. This is less than equal to -1/6 and probability of A is 1/2. Right? So 3 minus 1 is 2. So this is 2/6 which is 1/3. So this is less than equal to 1/3 and this is true. A dash intersection B. This is probability of B minus probability of A intersection B. अब इसको दो तरीके से देखेंगे. Probability of A intersection B is greater than equal to 1/6. So minus of probability of A intersection B is less than equal to -1/6. Is less than equal to -1/6 and probability of B is 2/3. So this comes out to be
3/6 which is 1/2. So this is less than equal to 1/2. Yes. How to find out if it is greater than equal to 1/6 or not? तो उसके लिए इसका यूज करते हैं. probability of A intersection B is less than equal to half. So minus of it is greater than equal to minus half. This is greater than equal to minus half and this is 2/3. So you get 4 minus 3 which is 1/6. So even this is correct and so all 4 options are correct options. A student appears for test 1, 2 and 3. The student is successful if he passes in either test 1 and test 2 or test 1 and test 3. The student passing in the 3 tests is given to me. Individually probabilities of him passing in 3 tests given है. If the probability that the student is successful is half, तो P और Q के बारे में conclusions बताने हैं. तो अगर मैं A को कहती हूँ कि student passes in test 1, B event को मैं कहती हूँ student passes in test 2 and C को कहती हूँ मैं student passes in test 3. तो what is the probability that he is successful? It is वो फर्स्ट टेस्ट में पास हो जाए, राइट, और सेकंड में पास हो जाए और थर्ड में फेल हो जाए, तब वो सक्सेसफुल है. ठीक. यूनियन पहले टेस्ट में पास हो जाए, दूसरे में फेल हो जाए पर तीसरे में पास हो जाए, या फिर पहले में भी पास हो जाए, दूसरे में भी पास हो जाए, तीसरे में भी पास हो जाए. राइट. अगर फर्स्ट और सेकंड में पास हो रहा है तब तो पास हो रहा है, फर्स्ट और थर्ड में पास हो रहा है तब भी पास हो रहा है, और तीनों में पास हो रहा है तब तो पास हो ही रहा है ना. Now these are mutually exclusive events. तो ये आ जाएगा probability of A intersection B intersection C dash plus probability of this plus probability of this. But probability of this is what? These three are independent events, right? So this is probability of A, probability of B, probability of C dash plus probability of A. Similarly ये भी independent है. Probability of B dash, probability of C plus probability of A, B, C. अब P Q half. So this is P Q half. क्योंकि C की probability half है तो C dash की 1 minus half है which is half. A की P, B dash की 1 minus Q, क्योंकि B की Q है तो B dash की 1 minus Q. C की half, A की P, B की Q, C की half. ये probability मुझे half दी हुई है. It is given to me the probability of him being successful is half. यहाँ से आएगा P times Q plus 1 is 0. आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, इसको रिजॉल्व कर सकते हैं. आपके पास ये रिलेशन आएगा, जो भी वैल्यूज ऑफ P और Q इसको सेटिस्फाई करेंगी वो मेरी फाइनल आंसर्स होंगी. इनफैक्ट आप पाएंगे कि ये भी सेटिस्फाई कर रही है, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है. इज इट क्लियर? या गेटिंग माई पॉइंट? तो मेरे पास क्या आ जाएगा? P is 1, Q is 0, P is 2/3, Q is half, P is 3/5, Q is 2/3 एंड सो ऑन. ये सब की सब सेटिस्फाई करेंगी. इनफैक्ट इनफाइनाइटली मेनी वैल्यू सेटिस्फाई करेंगी एंड हेंस देयर विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम. इज इट क्लियर? नोट दिस डाउन एंड विल बी राइट बैक टू द कंटिन्यूएशन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन. इज इट क्लियर? तो मैंने ये रिलेशन आपको सॉल्व करने के लिए छोड़ा है, ये आप सॉल्व करेंगे इक्वेट करके हाफ के साथ. तो आपके पास आएगा P टाइम्स Q plus 1 इज इक्वल टू 1, नॉट प्लस 1 इक्वल टू 0. दिस इज इक्वल टू 1 और ये P और Q की हर वैल्यू से सेटिस्फाई हो जाएगा. इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस हैं इसके, नॉट जस्ट दीज 3, इनफैक्ट देयर आर इन्फाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस. कूल इनफ? कंसिडर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, एग्जैक्टली 2 सोल्यूशंस, 1 सोल्यूशन. क्या है ये? मैच करना है इसको. अब ध्यान से देखो सिस्टम को, ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ 2 इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स है. होमोजीनियस सिस्टम का या तो एक सोल्यूशन होता है व्हिच इज यूनिक सोल्यूशन, व्हिच इज ट्रिवियल सोल्यूशन, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, या फिर उसके इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होते हैं. तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसका नो सोल्यूशन हो. तो नो सोल्यूशन होने की प्रोबेबिलिटी तो भाई 0 है. तो A गेट्स मैच्ड टू R. इनफैक्ट एग्जैक्टली 2 सोल्यूशंस होने की प्रोबेबिलिटी भी 0 है, क्योंकि या तो उसका यूनिक होगा एक, या तो इनफाइनाइटली मेनी. 2 नहीं हो सकते, एग्जैक्टली 2 तो हो ही नहीं सकते. सो इसकी प्रोबेबिलिटी भी 0 है. सो दिस ऑल्सो गेट्स मैच्ड टू R. यूनिक सोल्यूशन होने की प्रोबेबिलिटी हम बाद में आएंगे. असोल्यूशन होने की प्रोबेबिलिटी कम से कम एक तो हो, एक तो होने की प्रोबेबिलिटी भाई 100% है. प्रोबेबिलिटी इज 1, एक तो होगा ही होगा, इट इज अ श्योर इवेंट.
या तो यूनिक होगा या इनफाइनाइटली मैनी, पर एक तो होगा ही होगा. सो देयरफॉर डी गेट्स मैच्ड टू पी. यूनिक सोल्यूशन पे आऊं मैं, तो यूनिक सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करेगा? जब इसका डिटर्मिनेंट कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0. और ध्यान दो यहाँ पे एंट्रीज कहाँ से आ रही हैं? इस सेट से. तो आखिर कितने ऐसे डिटर्मिनेंट्स होंगे जिनमें एंट्रीज 0 और 1 सेट से आ रही हैं सच दैट उनकी वैल्यू नॉन जीरो है? हमने अभी पहला सवाल जो किया वो यही था कि अगर एंट्रीज 2x2 डिटर्मिनेंट की 0 और 1 के सेट से आ रही हैं और उस डिटर्मिनेंट को नॉन जीरो होना है तो वो यहाँ तो वैल्यू ले सकता है 1 या तो -1. 1 डिटर्मिनेंट वैल्यू लेने वाले 3 डिटर्मिनेंट्स हैं और -1 वैल्यू लेने वाले भी 3 डिटर्मिनेंट्स हैं. ओवरऑल देयर आर 2 to the power 4 which is 16 determinants. So 3 plus 3 6 upon 16 is the correct answer of the probability of getting unique solution. That means 3/8. Same answer है Q. So A gets matched to Q basically. A gets matched to Q, B gets matched to R, C also gets matched to R and D gets matched to P. Okay? अब मुझे बताना है ए बी सी अगर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है तो मैं ए और बी यूनियन सी के बारे में क्या कह सकती हूँ? लेट्स सी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी. दिस इज ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी. दो इवेंट्स के यूनियन की क्या प्रोबेबिलिटी होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A intersection C minus probability of A intersection B intersection A intersection C, which is this. A और B independent है, so this is PA PB. A और C independent है और यहाँ से A B C independent है, so PA BB PC. PA कॉमन निकल सकता है, अंदर बचेगा PB प्लस PC माइनस PB इंटू PC. बट PB इंटू PC हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C, क्योंकि B और C तो इंडिपेंडेंट है. तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी बन गई? प्रोबेबिलिटी ऑफ B यूनियन C. तो हाँ भाई ये भी इंडिपेंडेंट है. व्हाट अबाउट A एंड B इंटरसेक्शन C? सो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, क्योंकि तीनों आपस में इंडिपेंडेंट है तो ये बराबर होगा इसके. पर PB इंटू PC को मैं लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन C. क्यों? क्योंकि B और C इंडिपेंडेंट है. तो A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C is probability of A into probability of B intersection C. So even they are independent. So statement 1 is true and statement 2 both are true. Okay? A and B two events such that A की probability ये है, B की ये है, A union B की ये है. A और B independent दिए हैं तो 7 times probability of B की वैल्यू फाइंड करनी है. तो probability of A union B क्या होता है? Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. ये क्या गिवन है मुझे? 0.8. So 0.8 minus 0.3 is 0.5 is probability of B minus PA into PB. क्यों? क्योंकि A और B इंडिपेंडेंट गिवन है. तो ये हो जाएगा probability of B, अंदर आएगा 1 minus probability of A. 1 minus probability of A means 1 minus 0.3 which is 0.7. तो probability of B हो जाएगा 0.5 upon 0.7 which is 5/7. तो 7 times probability of B will be what? 5, and therefore the integer associated to this is 5. And that brings me to the end of the discussion. Revise these questions nicely. Thank you.